The Doe theory always been the theory has always been a very integral part of the technical analysis. This theory was used extensively even before the Western world discovered the candlesticks. In fact, even today, the Doe theory concepts are being used. In fact, the traders blend the best practices from candlesticks and Doe theory. डो थ्योरी ये चार्ल्स एच डो इस बंदे ने इवॉल्व की थी, जो 1900 के जो डिकेड से उसमें उन्होंने कुछ आर्टिकल्स उससे पहले कुछ आर्टिकल्स लिखे थे कि शेयर प्राइसेस की मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं, उसके ऊपर उनके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स थे। उसके बाद विलियम पी हैमिल्टन इन्होंने उस पर सभी आर्टिकल्स को एक जर्नल में पब्लिश किया द डो थ्योरी नाम से। लगभग 27 ईयर्स की अलग अलग आर्टिकल्स कंपाइल करके डो थ्योरी बनी है। चार्ल्स एच डो और उसके जो अभी तक की उनकी जो व्यूज़ थे, उन व्यूज़ के लिए लगभग मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो मोर देन 100 ईयर्स में ज़्यादातर क्रिटिक्स और ज़्यादातर सपोर्टर्स वहाँ पर आए। डो थ्योरी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है, जनरल प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर्स, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो चलो हम लोग देखते हैं। द डो थ्योरी इज बिल्ट ऑन अ फ्यू बिलीव्स, दीज आर कॉल्ड द डो टेनेंट्स। जो हमारे प्रिंसिपल है उन्हें हम लोग टेनेंट्स कहते हैं। These are 9 tenets and they are as follows. Indices discounts everything. हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखते वक्त, फंडामेंटल एनालिसिस सीखते वक्त हम लोगों ने ये देखा है कि इंडाइसेस या फिर हमारी जो प्राइस मोमेंट्स है, प्राइसेस है शेयर्स की, वो सभी की सभी सब कुछ जो एनवायरमेंटल न्यूज़ होती हैं, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होता है, वो सभी हमारी प्राइस मूवमेंट्स में दिखते हैं। यही सिमिलर प्रिंसिपल इंडाइसेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग हमारे डो थ्योरी का भी है। द स्टॉक मार्केट इंडाइसेस डिस्काउंट्स एवरीथिंग which is known and unknown in the public domain. If a sudden and unexpected event occurs, the stock market indices quickly recalibrate itself to reflect the accurate value for the indices. Similarly, चाहे वो इंडाइसेस हो, सिक्योरिटीज हो, वो सभी इस तरह की जो स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट्स होती हैं, वो एक्सटर्नल नोन और अननोन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। ये हमारा पहला प्रिंसिपल। सेकेंड, ओवरऑल देर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स: प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। जैसे कि चाहे वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, इस तरह की प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड हम लोगों को डो थ्योरी में देखने को मिलते हैं। ये प्राइमरी ट्रेंड होता क्या है? प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज अ मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट दैट लास्ट्स फ्रॉम अ ईयर टू several years. It indicates the broader multi-year direction of the market. While the long-term investor is interested in the primary trend, an active trader is interested in all trends, that is primary, secondary and minor, all. The primary trend could be a primary uptrend or a primary downtrend as well. If it is primary uptrend, then it will be called as a bullish trend. If it is downtrend, then it will be called as a bearish trend. The secondary trend, the next one is, these are the corrections to the primary trend. जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, किसी पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस में अगर राइज देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 100 टू 200, तो सडन करेक्शन फ्रॉम द लेवल ऑफ 200 टू 180 और 170 will be considered as a secondary trend. और शॉर्ट ट्रेंड्स
which are reversal, which are vice versa to the primary trend. जो एग्जाम्पल मैंने अभी कहा वो बुलिश ट्रेंड के लिए था, बुलिश प्राइमरी ट्रेंड है और उसमें आने वाला सेकेंडरी करेक्टिव ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ट्रेंड. Corrections in the bull market, rallies and recoveries in the bear market are the examples of the secondary trend. The counter trend can last anywhere between a few weeks to several months as well. जैसे कि बुलिश ट्रेंड था और बीच में ही सडन करेक्टिव ट्रेंड या फिर रैलीज और रिकवरीज की वजह से सेकेंडरी ट्रेंड आया, तो ये हमारे फ्यू वीक्स या सेवरल मंथ्स तक रह सकता है. The third one, which is a minor trend or a daily fluctuation. These are the daily fluctuations in this market. Some traders prefer to call them as a market noise. The daily fluctuations as per the candlestick patterns or as per the price movements per day will be considered as a minor trends. Say for example, if a certain company's share prices moves to the upside from the 100 to 200 level in a 3 years, but from 100 to 300 there will be number of days, right? And in these days, the each and every day, the open and high and low and close, the fluctuation ranges daily will be considered as minor trend. The next principle or next tenet is all indices must conform with each other. Say for example, if there is a primary, secondary or minor trend, all trends conform with the all indices. Example, we cannot confirm a trend based on the just one index. The market is bullish only if Sensex Nifty mid cap and Sensex Nifty small cap all are moving in the same direction, maybe in the upward direction for bullish trend, and for downward direction or a bearish direction, all these are consistently goes to the downward direction. It would not be possible to classify market as a bullish just by action of a Sensex Nifty alone. This is an example. If primary trend for bullish, it will be considered or it will be confirmed with all the other indices or all the other supporting indices. Volume also must confirm, the next principle. There may be a chances the corrective movements or the rallies which last for a certain period, this would not be considered as the primary trend unless the volume is confirmed. The volume must confirm along with the price. The trend should be supported by the volume, and the volume must increase as the price rises and should reduce as the price falls in uptrend. In a downtrend, the volume must increase when the price falls and decreases when the price rises. You could refer the chapter 12 for the more details on the volume. चैप्टर 12 जो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं उससे हम लोग इसमें कंफर्म करेंगे, राइट. नेक्स्ट थिंग आगे जो हम लोग देखते हैं, इट इज रिलेटेड टू द साइडवेज मार्केट्स कैन सब्स्टिट्यूट द सेकेंडरी मार्केट्स. What is sideways markets? The next principle. Markets may remain sideways, trading between a ranges, that is called sideways. Say for example, if the Sensex Nifty is trading between the levels of 15,500 to 15,800, this trading range will be considered as a sideways. This for an extended period. Example, Reliance Industries between 2010 and 2013 was trading between the 860 and 990 only. The sideways markets can be a substitute for the secondary trend. Why it is substitute?
because if there is a primary uptrend, then there might be a chances of a secondary trend, and it will be considered as a sideways also, which will be traded in the certain specific range, right? The next heading is related to the closing price is the most second between the open, high, low and close price. The close is the most important price level as it represents the final evaluation of the stock during the day, right? These 9 principles or 9 tenets are most important or basic principles of the Dow theory. Market trends, which you have already learned, that is primary, secondary and minor trends. We will study it deeply in this segment. What is primary trend? In Dow theory, the primary trend is a major trend of the market which makes it most important one to determine. This is because the overriding trend is the one that affects the movement in the stock prices. The primary trends last between 1 to 3 years. Regardless of the trend length, the primary trend remains in effect until there is a confirmed reversal. It has two segments known as primary bull and primary bear. Primary bull market and primary bear market. First, we will see the primary bull market. A primary bull market refers to the market that is on the rise. It is identified by the sustained increase in the market share prices. The first phase of primary bull market began when the averages have discounted the worst possible news and the investors gain the confidence about the future. In the second phase, the equities improved due to the favorable improvements in the business conditions. The climax phase began when the stock began to advance based on the confidence of the investor in the market. In such times, investors have faith that the uptrend will continue in the long run. Typically, the country's economy is strong and employment levels are high. Then it will be considered as a primary bull market trend or primary bull market or rising trend. The second thing is primary bear market. It is a long decline in the trend of the market. Share prices are continuously falling, resulting in the downtrend that investors believe will continue in the long run. It begins with the first phase of the investor abandoning and the hopes which they first purchased the stocks. The second phase evolves as the levels of business activity and profits decline and the bear market reaches its climax phase. When the stocks are sold, irrespective of the value of the stock, because of the depressed state of the market, during this bear market, the economy will typically slow down and unemployment will rise as the company begins the laying off the workers. Normally, the economic analysis, what we have studied earlier, if there is a slowdown in the economy or unemployment is greater in the industrial sectors, then there may be a chances to see in the stock market as a bear trend. So for example, we can see this image where the primary trend is defined. This is a primary uptrend and this is a primary downtrend where the share prices are gradually increasing in a certain specific direction. That is called uptrend, and in case of a decreasing it is called as a downtrend, and it will last to the 1 to 3 years or more than that. This will be called as a primary trend. The next one is
secondary or intermediate trend. What is secondary or intermediate trend? In Dow theory, a primary trend is the main direction in which the market is moving. Conversely, a secondary trend moves in the opposite direction of the primary trend or as a correction to the primary trend. It is defined as a decline in the bull market or advances in the bear market, usually lasting for 3 weeks to many months. Right? For example, an upward primary trend will be composed of a secondary downward trend. This is a movement from a consecutively higher high to the consecutively lower high. In a primary downtrend, the secondary trend will be an upward move or a rally. This is a movement from a consecutively lower low to the higher low. The retracement of the secondary trend generally ranges between 1/3 to 2/3 of the primary trend movements. For an example, this is called a secondary trend. Which is secondary trend? In case primary trend and there is a fall in a prices or a correction in a prices, and again this correction will be considered as a secondary trend. After that, where the pullback is done, this trend will be considered as a secondary trend when the pullback is done. Right? What is pullback? This is the lower low to the higher high. Right? In case of bullish trend, the secondary trend will be considered as a downward side. In case of bearish trend, the secondary trend will be considered as a bullish patterns. Right? Next, the third one is a minor trend. And minor trend refers to the last of the 3 trends in the types of Dow theory. It is a minor trend which is defined as a market movements lasting less than 3 weeks or 1 day. The minor trend is generally the corrective moves within a secondary move or those moves that go against the direction of the secondary trend. Due to its short-term nature and the long-term focus of Dow theory, the minor trend is not a major concern to the Dow theory followers. But this doesn't mean it is completely irrelevant. The minor trend is watched with large picture in mind, as these short-term price movements are a part of both the primary and secondary trends. For example, we will see the image of a secondary trend and primary trend. Here you can see the primary trend is going to the upside. The secondary trend, there is some corrective movements. This is the secondary trend. And the minor trend, which are the daily fluctuations. These are the during the secondary trend. During the secondary trend, there are minor fluctuations or daily fluctuations in the stock prices or the security prices. This will be considered as a minor trend. There are some phases. In the Dow theory, that is upward direction and downward direction. In upward direction, there are 3 phases, and similarly there are 3 same directions in the downward directions also. The first accumulation phase, which is a start of the upward trend, during which a far-sighted investor enter in the market sensing that the business, although depressed, is due to run up, and these investors are willing to pick up all shares
offered by the distressed sellers. The financial reports are still bad, in fact at their worst during this phase. The public is completely disgusted with the stock market and are out of it. The accumulation phase typically comes out at the end of the downtrend, when everything seems to be at its worst, but this is also the time when the price of the market is at the most attractive level, because the by this point of most bad news is priced into the market. इन शॉर्ट accumulation phase कब आएगी? जब मार्केट में इकोनॉमी की वजह से या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या फिर पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो बैड न्यूज़ है, जिनकी वजह से शेयर की प्राइसेस, सिक्योरिटी के प्राइसेस बहुत कम हुई है, उन सभी की वजह से अगर मार्केट की शेयर की प्राइस सबसे कम रेट में अवेलेबल है, तो जो इन्वेस्टर्स जिन्हें पता हो या जिन्हें लगता हो कि आगे चल के इन पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकती है, वो ह्यूज बाइंग शुरू करते हैं। और ऐसी ह्यूज बाइंग के लिए जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक इन्वेस्टर्स वहां पे शुरू करते हैं, जिसे हम लोग रिवर्सल कहते हैं। रिवर्सल कब आएगा? तो जब इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल और अदर अफेक्टिंग फैक्टर्स भी सपोर्टिव हो तब। इस तरह के रिवर्सल जो इनिशिएट होते हैं तब उसे हम लोग अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। दिस ऑकर्स व्हेन द डाउन ट्रेंड स्टार्ट्स टू फ्लैटन आउट एज द सेलिंग प्रेशर स्टार्ट्स टू डिसअपियर। मतलब सेलर्स जो है वो सेलर्स कम हो रहे हैं और बायर्स जो है उनमें इंटरेस्ट दिख रहा है। इसे हम लोग एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं इन केस ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? Second stage is the public participation stage. Once the accumulation stage is identified, then the public easily identify this trend and start buying that particular securities. This phase tends not only to be the longest lasting but also the one which lasts at the price movement. मतलब generally public participation अपवर्ड डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी शेयर की प्राइस रातों रात नहीं बढ़ती, उनके लिए धीरे धीरे करके पब्लिक पार्टिसिपेशन जब उसमें कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बाइंग करता है तो डिमांड की वजह से शेयर की प्राइसेस की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखती है विथ माइनर ट्रेंड्स, विथ डेली फ्लक्चुएशंस। तो इसी तरह पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज जो सबसे लार्जेस्ट फेज है, इसमें शेयर की प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखते हैं स्टेडी ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट स्टेप आती है जो कि है पैनिक और एक्सेस फेज, विच इज द लास्ट स्टेप इन द अपवर्ड डायरेक्शन। द थर्ड फेज इज द पैनिक स्टेज। यहां पर क्या होता है कि जिस तरह से बाइंग प्रेशर हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में दिखता है, वो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज का बाइंग प्रेशर जब धीरे 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 कम होते हुए दिखेगा तो इमीडिएटली जो सेलर्स होंगे वो सेलर्स के नंबर्स बढ़ते हुए दिखते हैं, और सेलर्स ज्यादा होने की वजह से शेयर्स की प्राइसेस कम होगी। सो अनफॉर्चुनेटली जो बायर्स कम होते हैं और उनकी वजह से सेलर्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो शेयर की प्राइस कम होती है, तो वहाँ हम लोग पैनिक और एक्सेस फेज कहते हैं, जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है, जिसे हम लोग पीक लेवल भी कह सकते हैं, और जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। A lot of attention should be placed on the signs of the weakness in the trend, such as strengthening the downtrend moves also if the upward move starts to slow weakness। मतलब अपवर्ड मूव कब वीक दिखेगी? जब बायर कम होंगे तब, और साइमल्टेनियसली सेलर्स के वॉल्यूम अगर बढ़ते हुए दिखे और इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्टिंग वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की पैनिक फेज हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तीन फेजेस, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और पैनिक फेज, जो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है, वही सिमिलर फेजेस हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिलती है। बस यहाँ फर्क क्या है
कि जहां अक्यूमुलेशन, जहां पर बाइंग होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, वहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग्स होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पैनिक फेजेस सिमिलर होती है, जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस कम होते हुए दिखेगी, और पैनिक फेज जो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस फेज में ज्यादातर जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होते हुए दिखेगा और बाइंग प्रेशर ज्यादा दिखेगा, तब अगेन एक्यूमुलेशन फेज आएगी। सो ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज all three phases. First accumulation, public participation, then panic phase, then the distribution phase will come, then public participation for the downward trend and the panic phase for the downward direction. All these phases are explained here and there, जो आप लोगों को इजीली पढ़ के भी समझ में आ सकती है, लेकिन पढ़ने से पहले ये इमेज आप लोग देख लो, जिसमें आप लोगों को इजीली समझ में आएगी कि व्हाट इज एक्यूमुलेशन एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर की प्राइस ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड दिख रही थी, सेलिंग प्रेशर कम हुआ और कंसिस्टेंटली एक सर्टेन रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा। रेंज ब्रेकआउट, यहां रेंज से ज्यादा लोअर लेवल कभी शेयर प्राइसेस में नहीं दिखाई दी, तो इसके लिए इस फेज को हम लोग अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, कि जहां पर सेलिंग प्रेशर कम होता है और बाइंग साइड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। और इसी फेज के साथ में हम लोग नेक्स्ट फेज जो आती है ब्रेकआउट के बाद, इट इज रिलेटेड टू द मार्कअप फेज और पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। मार्कअप फेज जो होती है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से जो स्टेडी ग्रोथ होते हुए हम लोगों को दिखती है। Again, there will be some ranges where the market will be traded, right? Share prices will be traded. Again, breakout will be covered and the markup will be there. Then, again, the similar type of breakouts are identified at a distribution phase or a panic phase. This distribution phase will be considered as a panic phase, and after that the distribution phase will be considered, where the public participation for the buying or number of buyers are less and number of sellers are more in this phase, which is the final step of the upward direction, that is panic or excess phase, and which is the first step of downward direction, that is downward phase. Then public participation and again panic or excess phase. Public participation we will see here और markup, and accumulation जो phase होती है, ये accumulation phase और downward direction की panic phase, ये similar होती है। इस तरह की अलग अलग phases हम लोगों को देखने को मिलती है दो थ्योरी के अंदर, दो पैटर्न्स के अंदर। दो थ्योरी के लिए इन तरह के फेजेस, प्रिंसिपल और मार्केट ट्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो देयर आर सम टेक्निकल एनालिसिस, मेनी टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली who follows these trends. As per Doe theory, there are multiple patterns which Charles Doe has explained earlier. These patterns are based on the candlestick patterns. There are a few important patterns in Doe theory as well. जिस तरह से कैंडलस्टिक में है उसी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बाद में है, लेकिन जो Doe theory के बेसिस पे है। The trader can use these patterns to identify trading opportunities. Some of the patterns that we will study are, जो ऑलरेडी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है, डबल बॉटम एंड डबल टॉप फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, रेंज फॉर्मेशन। ये रेंज फॉर्मेशन है क्या, जो हम लोगों ने फेज में अभी देखा ना, फेज के एग्जांपल में जो हम लोगों ने रेंज देखी, जो एक्यूमुलेशन फेज में हम लोगों ने देखा, ये रेंज फॉर्मेशन है। दिस इज कॉल्ड एज रेंज फॉर्मेशन। अगर ये रेंज ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंज फॉर्मेशन।
Flag formation, there are different flag patterns which we have already studied in the technical analysis chapter. जो आपको वीडियो लेक्चर्स मैंने पहले ही शेयर करके रखे हैं और उससे रिलेटेड नोट्स भी दी थी, उनमें फ्लैग पैटर्न्स भी दिए हुए हैं. द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर आल्सो द कोर कंसेप्ट ऑफ द डो थ्योरी. टेक्निकल एनालिसिस जो बेसिकली हम लोग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर डो थ्योरी पे डिपेंडेंट है, या डो थ्योरी या डो पैटर्न्स पे डिपेंडेंट है. राइट. सो आई होप कि चार्ल्स डो ने जो 1900